जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिएम्बल और प्रिएम्बल के बारे में जो भी डिटेल्स है हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि हमारा प्रिएम्बल है क्या और क्या क्या बताती हैं हमें ये प्रिएम्बल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो है ये हमारा प्रिएम्बल का जो वर्ड्स है वो है। हमारे प्रिएम्बल में क्या लिखा हुआ है ये देख लीजिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice। कैसा टाइप का जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी मतलब फ्रीडम। कैसा? ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी बराबरी होना चाहिए। ऑफ स्टेटस और एंड अपॉर्चुनिटी। ये वर्ड्स आपको याद रखनी है। उसके बाद है फ्रेटर्निटी assuring the dignity of an individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये जो कीवर्ड्स है आपको याद देख लीजिए अच्छे से। क्या क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और उसके बाद जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ये है ये वी द पीपल ऑफ इंडिया और एक है ये डेट 26 डेट ऑफ नवंबर 1949। चलिए ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। मैं आपको सारा डिटेल्स बताऊंगा, हर वो कीवर्ड का मतलब समझाऊंगा। अब ये देखिए व्हाट इज़ अ प्रिएम्बल। प्रिएम्बल क्या है? द वर्ड प्रिएम्बल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड प्रिएम्बुलस विच मीन्स इंट्रोडक्शन और प्रेल्यूड और प्रीफेस। जब भी आप कोई बुक खरीदेंगे, बुक पढ़ेंगे तो देखेंगे हर बुक के फर्स्ट से या सेकंड पेज पे प्रीफेस होता है, जो इंट्रोडक्शन होता है बुक का। तो वो हमें बताती है कि ये बुक में क्या है, कैसा टाइप का स्टोरी है, क्या है, कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है, आपको वहीं से पता चल जाती है। तो वही चीज़ है प्रिएम्बल, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। The American Constitution was the first to begin with a preamble and other countries like India followed it। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो प्रिएम्बल है ये अमेरिका से आया है और हमने जो अडॉप्ट किया है वो अमेरिका से अडॉप्ट किया है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखिए, द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 December 1947 and adopted by the Constituent Assembly on 22 January 1947। तो ये जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में का प्रोसेस में था, जब बनाना था तो उस वक्त क्या हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने सोच रहे थे कि कैसा टाइप का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्या होगा नहीं होगा, क्या इसमें इंक्लूड करें, क्या नहीं होना चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ड्राफ्ट बनाई थी जिसका नाम दिया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो वो ड्राफ्ट के हिसाब से ही वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना था। तो इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था ऑन 22 जनवरी 1947 को। और इसकी जो फर्स्ट सिटिंग हुई थी वो December 9, 1946 को हुई थी एट अ कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल इन न्यू दिल्ली। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सम फैक्ट्स अबाउट प्रिएम्बल। देखिए क्या क्या है। So far, the preamble has been amended only once by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976, which added 3 new words: socialist, secular and integrity। ये आपको याद रखनी है, ये 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। क्या क्या ऐड हुई थी? बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से प्रिएम्बल में क्या क्या वर्ड्स इंसर्ट किए गए थे। तो ये है सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। उसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट, द प्रिएम्बल इज़ नीदर अ सोर्स to legislature, not a prohibition upon the powers of the legislature। सॉरी, ये नॉट नहीं नॉर होगा। ठीक है,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रियम्बल जो है वो ना ही लेजिस्लेचर को पावर दे रही है कोई किसी चीज़ की, और ना ही उनसे कोई पावर छीन रही है। ठीक है, तो पहला और दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, इट इज़ नॉन जस्टिफाइएबल, दैट इज़ इट्स प्रोविजंस आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि प्रियम्बल जो है वो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है, लेकिन वो इन्फोर्सेबल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से, कि आप अगर आपका वायलेट होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, ये नहीं हो सकता प्रियम्बल के मैटर में। ठीक है, उसका सेकंड देख लीजिए, फोर्थ, द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 एंड 1799। फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे ये जो वर्ड थे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये बहुत प्रचलित थे उस वक्त। वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, इसीलिए जब उन्होंने रिवोल्ट किया था, विद्रोह किया था, तो वो ये डिमांड कर रहे थे लिबर्टी, इक्वालिटी। फ्रांस के लोग डिमांड कर रहे थे अपने गवर्नमेंट से, तो वही चीज़ को हमारे इंडियन लीडर्स ने भी इनकॉर्पोरेट किया और वो चीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। एक्चुअली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो एक मिक्सचर है, हर देश से कुछ ना कुछ अच्छा जो हम लोगों को, हमारे लीडर्स को लगा कि ये देश में ये प्रोविज़न अच्छा है, तो उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो एक मिक्सचर है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहीं कहीं से कॉपी करके हम लोगों ने डाल दिया। हमारा इसमें हमारा भी इनोवेशंस है इसमें, हमारे लीडर्स का। अब देखते हैं कि हमारा जो प्रियम्बल है उससे हमें क्या क्या पता चलती हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहला देख लीजिए, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है वो क्या है, देख लीजिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया है। क्या है? हम भारत के नागरिक ये पावर दे रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। सेकेंड, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। इंडिया का नेचर कैसा होगा? सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। उसके बाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? तो ऑब्जेक्टिव्स है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आप चिंता मत कीजिए दोस्तों, ये सारे वर्ड्स का मैं मतलब अच्छे से समझा दूंगा आप लोगों को, और होपफुली आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और चौथा जो चीज़ हमें हमारे प्रियम्बल से हमको मिलती है वो है डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देख लीजिए, अभी ध्यान रखिएगा, ये अडॉप्शन का डेट है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हो गया था, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 26 जनवरी 1950 से। ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 26 नवंबर को 1949 को, और वो जो इन्फोर्स हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी से। और 26 जनवरी का डेट को ही हम लोग इसीलिए रिपब्लिक डे के लिए सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए, ये जो है ये कीवर्ड्स है प्रियम्बल में जो दिए गए हैं, कीवर्ड्स है। आपके लिए सुविधा के लिए मैंने इसका हिंदी अनुवाद भी कर रखा है। सोवरेन, सोवरेन का मतलब क्या है देख लीजिए, सार्वभौम। इसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, रिपब्लिक, गणतंत्र, जस्टिस, न्याय, लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वालिटी, समानता, फ्रेटर्निटी, बिरादरी एंड इंटेग्रिटी, जो कि अखंडता। ठीक है, ये है कीवर्ड्स हैं हमारे प्रियम्बल से। अब देखिए इसका मतलब मैं एक एक करके समझाता हूँ आपको। अब देखिए, फर्स्ट, सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या है, पहले मैं इंग्लिश में समझा देता हूँ, उसके बाद मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। द वर्ड सोवरेन implies that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation but an independent state. Second, there is no authority above it and it is free to conduct its own affair. तो ये सोवरेन का मतलब क्या हुआ हिंदी में, मैं आपको समझाता हूँ कि भारत जो है वो किसी के अधीन नहीं है, वो स्वतंत्र है, अपने फैसले खुद ले सकता है। सोवरेन का मतलब यही होता है कि भारत जो है वो, इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है,
उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सोवरेन समझ में आ गया होगा आपको। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब क्या है देख लीजिए। एक्चुअली सोशलिज्म जो होता है, इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के भलाई के लिए जो होता है। तो देखिए क्या है, सोशलिज्म रेफर्स टू द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। Socialism refers to that resources of the society must be distributed in such a manner that it serves the common interest of the society and there is no concentration of wealth. India adopted the model of socialism referred to as democratic or Fabian socialism based on mixed economy supported by progressive taxation. देख लीजिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या है सोशलिज़म। सोशलिज़म का मतलब ये है कि ये जो सरकार होगी, जो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, वो जो होगी वो लोगों के भलाई के लिए लॉज और जो जितने भी ये सब लेके आएंगे रूल्स रेगुलेशंस, ये लोगों के भलाई के लिए होना चाहिए और इस तरह से बनाया गया है ताकि इट सर्व्स द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के सभी वर्गों के लिए बनाए गए हैं। और ये जो फेबियन सोशलिज़म है, हमारा जो सोशलिस्ट का मॉडल है इंडिया का, उसको फेबियन सोशलिज़म या डेमोक्रेटिक सोशलिज़म भी बोलते हैं, जो कि बेस्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी पे एंड इट इज़ सपोर्टेड बाय प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब सुन लीजिए क्या होता है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है कि जिसका जितना ज़्यादा इनकम उसको उतना ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है। जैसे इंडिया में हमारे क्या है कि अगर 0 से लेके 5 लाख तक का आपका इनकम है, पहले 5 थे, अभी शायद 7.5 लाख है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपका इनकम 7.5 लाख से अबव है एनुअली, तो आपको कुछ परसेंटेज उसका आपको एज अ टैक्स पे करना होता है। और जिनका सैलरी 10 लाख मंथली इनकम एनुअल इनकम मोर देन 10 लाख, उनको और ज़्यादा देना पड़ता है टैक्स। जिनका 50 लाख 1 करोड़ ऐसा होता है, उनको और ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। रिसेंटली आपने सुना होगा पिछले साल या उससे पहले कि कपिल शर्मा जो है, उन्होंने टैक्स 5 करोड़ भरा था, एनुअल टैक्स, इनकम टैक्स 5 करोड़ टैक्स भरा था। तो देखिए जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम उसको उतना ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है। इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ताकि लोगों में जो है ना वो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली कर सके। गवर्नमेंट क्या करती है, जिसका जितना ज़्यादा इनकम होती है उनसे टैक्स लेते हैं, और जिनका इनकम कम होता है उनको वो फैसिलिटीज़ वही पैसे से, हमारे पैसों से प्रोवाइड की जाती है। एक्सक्यूज़ मी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है देखिए, सेक्युलर। इंडिया सेक्युलर होना चाहिए। कैसी, व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म? अब देखिए, secularism is a situation where the state does not recognize any religion as the official religion of the country। समझ में आया कि इंडिया जो है वो सेक्युलर कंट्री है, इसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे पाकिस्तान देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, आयरलैंड देख लीजिए, वो सब ये जो कंट्रीज़ हैं इनका एक ऑफिशियल रिलीजन होता है। जैसे पाकिस्तान का है इस्लाम, आयरलैंड का है क्रिश्चियनिटी, ऐसे ही। लेकिन इंडिया का ऐसा कोई सच ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पे लॉज जो होते हैं वो सबके लिए बनती है। आप देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ आगे। इंडिया जो है वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है। वहीं फ्रांस भी एक सेक्युलर कंट्री है, बट फ्रांस नेगेटिव सेक्युलरिज्म को प्रेफर करता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव सेक्युलरिज्म में? देखिए, इंडिया के केस में क्या है, नो ऑफिशियल रिलीजन, और फ्रांस के खेत में यहाँ पे भी देखिए नो ऑफिशियल रिलीजन है। लेकिन सेकंड पॉइंट देखिए, इंडिया में क्या है, इट प्रमोट्स ऑल रिलीजन, हर रिलीजन को प्रमोट करता है, किसी को वो छोटा या बड़ा नहीं करता है। और फ्रांस में क्या करता है, वो किसी रिलीजन को सपोर्ट ही नहीं करते, प्रमोट ही नहीं करते हैं। और इंडिया में लॉज जो बनते हैं वो हर रिलीजन को कंसिडर करके बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मुस्लिम्स के लिए अलग लॉ बनती, कुछ लॉ हैं, सिख्स के लिए अलग लॉ है, हिंदूज़ के लिए लॉज है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि देखिए जैसे शरीयत लॉ है या हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, तो ये वो हिंदू के लिए एप्लीकेबल है। मुस्लिम के लिए वो शरीयत लॉ होता है, वो एप्लीकेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिख लोगों के लिए वो लोग पगड़ी जो पहनते हैं, तो उनके लिए देखो एक लॉ है ना
एक कानून है कि हम लोग जब बाइक राइड करते हैं तो हमको हेलमेट पहनना ज़रूरी है फॉर द सेफ्टी, ये एक लॉ भी है। लेकिन सिख लोग पगड़ी पहनते हैं तो वो हेलमेट पहन नहीं सकते हैं, तो उनको एक्सेप्शन दिया गया है ये चीज़ के लिए, वो हेलमेट नहीं भी पहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही रिलीजन को कंसीडर करके ही लॉ बनाया जाता है। लेकिन फ्रांस में लॉ जो बनती है वो इंडिपेंडेंट होती है, कोई रिलीजन से उनको कोई लेना देना नहीं है। कौन सा रिलीजन फॉलो कौन करता है नहीं करते हैं उससे उनको कोई लेना देना नहीं, वो लॉ बनाते हैं, वो इक्वली सबके लिए एप्लीकेबल होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको सेक्युलरिज्म क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, तो देख लीजिए नेक्स्ट में क्या है, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, रूल बाय पीपल। डेमोक्रेटिक मीन्स रूल बाय पीपल। इट इंक्लूड्स राइट टू वोट एंड elect its own leader. The term democratic is used in the preamble in a broader sense, embracing not only political democracy but also social and economic democracy. अब देखिए इसमें क्या है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम लोग अपना लीडर खुद ही चुनते हैं बाय द सिस्टम ऑफ वोटिंग। वोट, हम लोग वोट डालते हैं और लीडर सेलेक्ट करते हैं। ये डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन मैं बेसिकली आपको मेनली दो बोलता हूँ, एक है मोनार्कियल्स और एक है डेमोक्रेटिक। तो मोनार्की में क्या होता है, एक राजा होता है, उसके अंडर में जो लोग होते हैं, और जो राजा है वही सब लॉ बनाते हैं सबके लिए, और जो राजा कहता है वही लॉ बन जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है कि पीपल जो होते हैं वो अमॉन्ग देमसेल्व्स अपने ग्रुप में से वहाँ से एक लीडर को चुनते हैं, तो ये होती है डेमोक्रेसी। समझ में आ गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या है, in a republic the head of the state is always elected directly or indirectly for a fixed period, for example USA। इंडिया में भी ऐसा ही होता है, देख लीजिए। The term republic is in our preamble indicates that India has an elected head called the president. He is elected indirectly for a fixed period of 5 years। और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हम जो है वो किसी राजा या कोई मोनार्क, वो जो अभी मैंने बताया आपको मोनार्की का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है। हमारे यहाँ कोई राजा नहीं है, और ना ही जो हेड ऑफ़ द स्टेट होगा वो हेरिडिटरी होगा। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है कि सपोज़ जैसे हम पहले ज़माने में होता था, राजा एक राजा होता था, फिर उसका जो बेटा होता था फिर वो राजा बनता था, फिर उसका जो बेटा होता था फिर वो राजा बनता था, लेकिन वो उसको बोलते हैं हेरिडिटरी। लेकिन अभी इंडिया में वो नहीं है, अभी हम लोग रिपब्लिक है। रिपब्लिक कि हमारा जो हेड ऑफ़ द स्टेट होगा, हमारा जो हेड होता है ना, जैसे प्रेसिडेंट हमारा हेड ऑफ़ द स्टेट है, तो वो हमेशा इलेक्टेड है। देख लीजिए आप, अभी कौन है प्रेसिडेंट, बता सकते हैं? चलिए आगे चलते हैं। रिपब्लिक, उसके बाद आता है जस्टिस। नेक्स्ट कीवर्ड इज जस्टिस। द टर्म जस्टिस इन द प्रीएम्बल embraces 3 distinct forms, social, economic and political, which are secured through the fundamental rights and the DPSPs। जस्टिस कैसे सिक्योर होती है? फंडामेंटल राइट्स है, कुछ लॉज है ये सब, कि अगर आपका जो कोई राइट है वो अगर वायलेट होता है तो आप जस्टिस के लिए कोर्ट जा सकते हैं। ये जो है हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स और DPSP से मिलते हैं, और भी बहुत सारे राइट्स हैं। लेकिन जस्टिस जो होता है उसका क्या मतलब होता है, न्याय। न्याय सबको मिलना चाहिए, इररेस्पेक्टिव कि वो कौन से कास्ट का है, कौन अमीर है गरीब है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जस्टिस जो होता है वो सबके लिए होता है। बोलते हैं ना, एवरीवन इज़ इक्वल इन फ्रंट ऑफ द आइज ऑफ द लॉ। नेक्स्ट पेज देखिए, लिबर्टी। लिबर्टी क्या है? द टर्म लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेन ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़। एग्जाम्पल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप एट्सेट्रा। एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, सिक्योर्ड बाय फंडामेंटल राइट्स। लिबर्टी का मतलब होता है सिंपली फ्रीडम। आपके पास फ्रीडम है,
ताकि आप अपना थॉट आप अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और अगर आपका ये राइट वायलेट होता है तो आप इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। यही बोल रहा है इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब। लेकिन ध्यान रहे, ये जो राइट है, कुछ हमारे जो राइट्स होते हैं, सारे राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, वो उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। नेक्स्ट, इक्वालिटी। द टर्म इक्वालिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस to any section of the society and the provisions to of educate opportunities, सॉरी ये एडुकेट नहीं होगा, एडिक्वेट होगा, प्रोविजन ऑफ एडिकेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल इंडिविजुअल। ये एडुकेट नहीं होगा, ये एडिक्वेट होगा, AD। adequate opportunities for all individuals without any discrimination. Second, secured through various fundamental rights and DPSPs. इक्वालिटी जैसे हमारा जो है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है, देख इक्वालिटी क्या कहती है कि किसी भी क्लास को प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा कि वो अमीर है, गरीब है, हाई कास्ट का है, लो कास्ट का है, किसी सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ये कहती है इक्वालिटी। ठीक है, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है फिर तो ये तो अगेंस्ट इक्वालिटी है। नहीं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि ये जो राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें इट कम्स विद सम डिग्री ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। और ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSPs, ये भी कहीं ना कहीं बोलती है कि टू प्रमोट द लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ताकि वो आगे आ सके, इसके लिए रिजर्वेशन सिस्टम दिया जाता है। तो आप इसको इक्वालिटी का वायलेशन मत समझिएगा, वो इक्वालिटी का ही पार्ट है। अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं कभी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अगर बनाता हूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, देखिए पहले मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ उसके बाद। फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप एंड ऑल्सो थ्रू द फंडामेंटल ड्यूटीज़ F51A, which states that it is the duty of the citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood. सॉरी, यहाँ पे बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ये कॉम ऑन नहीं होगा, कॉमन होगा। कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, कॉमन ब्रदरहुड। ओके, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, सब एक ही बिरादरी के हैं। फ्रेटर्निटी, हम लोग सब भाई हैं। जैसे हमारा इंडिया में एक प्लेज भी होता है, प्लेज टू इंडिया ही, आपने स्कूल में प्लेज पढ़ा होगा, स्कूल में होता है ना, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो वही प्लेज है। फ्रेटर्निटी का मतलब सिंपल मीनिंग होता है ब्रदरहुड, भाईचारा। इंटेग्रिटी, इट सिंपली मीन्स दैट द यूनियन ऑफ इंडिया इज indestructible but the states can be altered, that is no state in India can secede from the union of India। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, अखंडता। अखंडता, तो इंडिया जो है वो एक अखंड या अभाज्य पार्ट है। बहुत सारे स्टेट्स हैं इसके अंदर में, लेकिन जो स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं क्लेम कर सकते कि मैं इंडिया से आज़ाद हूँ, मैं इंडिया के अंदर में नहीं हूँ। इंडिया जो है, इंडिया फॉर्म होने के बाद स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, स्टेट्स के फॉर्म होने के वजह से इंडिया नहीं आया है। ठीक है, इसीलिए इंटीग्रिटी, सारे स्टेट्स को इंटीग्रेट किया गया है।
इंटीग्रेटेड है, कोई स्टेट यहाँ से अलग नहीं हो सकता, सिसीड नहीं कर सकता। इंटीग्रिटी का मतलब यही है, अखंडता। नेक्स्ट चलते हैं, अब देख लीजिए फ्यू क्वेश्चंस ऑन द फॉर प्रैक्टिस ऑन प्रियम्बल। क्या है, आप बताने का कोशिश कीजिए, अगर आप हो सके आप कमेंट कीजिए। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्ड इज़ नॉट रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने आपको प्रियम्बल पढ़ाया, आपने प्रियम्बल का कीवर्ड्स देखा, इसमें से देखिए आपको क्या लग रहा है। विच इज़ नॉट रिटन है, देख लीजिएगा ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सोवरियन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन ये जो कम्युनिस्ट वर्ड है ये नहीं है, तो राइट आंसर जो होगा वो कम्युनिस्ट होगा, नॉट रिटन है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट रिवील्ड बाय द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड देन डू। डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है कि नहीं, बिल्कुल है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, बिल्कुल है। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट नहीं, डेट ऑफ एडॉप्शन दिया हुआ है। इन्फोर्समेंट 26 जनवरी को हुआ है, लेकिन एडॉप्शन हुआ है 26 नवंबर 1949 को, और ये भी है। तो दिस वन इज़ नॉट रिवील्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्फोर्समेंट का डेट नहीं दिया गया है, एडॉप्शन का डेट दिया गया है। द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। देख लीजिए आप, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको पढ़ाते वक्त बोला था, ध्यान रखिए। जर्मनी, जापान, फ्रांस, यूएसए। द करेक्ट ऑप्शन इज़ यूएसए। द करेक्ट ऑप्शन इज़ यूएसए। मैंने बताया ना, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है प्रियम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रियम्बल इज़ नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बताना है, ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्ट। तो पहला सेंटेंस पढ़िए। द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड बाय बी आर अम्बेडकर। इट हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस, तो ये तो करेक्ट है। द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, ये भी करेक्ट है। नंबर 4, इट स्टिपुलेट्स नवंबर 26 1949 एज द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। तो ये जो पहला सेंटेंस है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, बी आर अम्बेडकर, नहीं। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था वो आया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगी गलत, नॉट करेक्ट। ठीक है, चलिए अब इतना ही। अब आगे आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।